UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आपको पता भी होगा। So the spectroscopy is the fundamental technique used to determine the structure of organic compound। आज की डेट में बच्चे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक मेन टेक्निक बन चुकी है। It has become the main technique for structure determination of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए दिस हैज बिकम ए वेरी important tool in the hand of organic chemists, and it is defined as study of interaction of matter with electromagnetic radiation। Interaction of matter with electromagnetic radiation, we have different type of electromagnetic radiations: infrared, ultraviolet, radio waves। We use different type of electromagnetic radiations in different types of spectroscopy। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चे हम अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज करते हैं। जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आईआर रेडिएशंस को यूज करते हैं। यूवी विजिबल में हम यूवी जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनफैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की, which wavelength the organic compound is absorbing, वही हम स्टडी करते हैं किसमें बच्चे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी जरूरत क्या पड़े। सबसे बड़ी जरूरत है बच्चे स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन है दैट वाज हाईली टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय क्लासिकल मेथड। जो हम क्लासिकल मेथड्स यूज करते थे अर्लियर मेथड, उसमें एक तो टाइम बहुत लगता था और डिफिकल्ट था बहुत, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज होता था। वी नीडेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और बात, जब आप रिएक्शंस करते हैं तो कई बार एक ही से कई प्रोडक्ट बन जाते, कई बार आपने साइमल्टेनियसली रिएक्शन चलाए होते डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ। many reactions were to be carried out simultaneously and to be monitored। तो थोड़े से समय में आपको ज्यादा काम करना है, थोड़े से समय में, which was difficult with the earlier methods। Hence the need for spectroscopy arose and it led to the discovery of this technique, which is very handy technique in which the structure of organic compound can be determined in a small span of time। थोड़े से समय में आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बच्चे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, ये बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं इसको आपके जो गूगल क्लासरूम है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर ले, मैं वहां पे इसको शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर इट देयर, वहां से आप इसको ले सकते हैं। द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक हेल्प्स, जब कोई बच्चा लेना भी चाहता है, जैसे अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है, तो इस टाइम में आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं मेरे पढ़ाते पढ़ाते, आई एम टीचिंग, जैसा भी आपको ठीक लगे।
लेकिन गूगल क्लासरूम में जरूर अपनी प्रेजेंस शो करिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने में बच्चे कोई आपका पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना होता है, साइड पे बना होता है वो। तो उससे क्या होता है कि जब भी मैं उसमें, जैसे आज भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो बच्चा एक बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, दूसरी बार देख सकता है वहां पे जाके। कोई पॉइंट छूट गया जहाँ, कई बार क्या होता है, जैसे आपका सिग्नल वीक है तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाए, तो वो आप वहां पे सुन सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट, द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड अंडर एग्जामिनेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट हेल्प्स अस फाइंड आउट वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू कंपेयर द आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स। जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, C13, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, H1 स्पेक्ट्रोस्कोपी, टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स। अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना। एनएमआर में हम पीक्स देखेंगे, आईआर रीजन में हम फंक्शनल्स देख लेंगे, तो सारा डाटा क्लब करके हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है बच्चे? द रिलायबिलिटी इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड इज एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट प्रोसेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। शर्त एक है कि आपका कंपाउंड प्योर होना चाहिए। द कंपाउंड व्हिच यू हैव सिंथेसाइज्ड शुड बी प्योर। द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन रिलेटिवली मच लेस टाइम। बड़े थोड़े से समय में आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नीडेड, थोड़ा सा सब्सटेंस लगता है। जैसे हमने कहा क्लासिकल मेथड्स में, अर्लियर मेथड्स में ज्यादा कंपाउंड चाहिए होता था, अब वो चीज नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अननोन कंपाउंड इज इट्स परमानेंट रिकॉर्ड। जो आप उसका स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करें, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रा ही है, जो आप जब आप डिटरमाइन करेंगे तो वो उसका परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। इस कंपाउंड का, जैसे सपोज करें हमारा ये कंपाउंड है एसिटोफिनोल, इस कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रा है, परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा, वो बुक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जब आप उसी कंपाउंड को सेल वाटरी में सिंथेसाइज करते हैं और उसको आप चेक करते हैं, तो आप उसका स्पेक्ट्रा उसके साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या मेरा कंपाउंड सही बना जो मैं सिंथेसाइज कर रहा हूँ। दैट इज द पॉइंट। The various functional groups and other structural features can be detected with a very small amount of the compound. पहले ही बोला ये हमने कि थोड़ा सा सब्सटेंस लेके हम कंपाउंड में कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, C13, सभी स्पेक्ट्रोस्कोपीज को क्लब करके वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे मैंने बोला, वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक। अब आ गया वेरियस टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहली बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको पता ही है बच्चे कि लाइट इज सपोज्ड टू ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट ट्रेवल करती है वेव फॉर्म में, इट हैज ए ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ये पता ही है आपको। विजिबल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू complementary theories, the corpuscular theory and the wave theory। उसके बाद बच्चे एक नई थ्योरी भी आगे आपको पता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। All the properties of light can be explained by considering both the theories. That is, light has both particle nature as well as wave nature. Light की ड्यूल नेचर है, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। According to wave theory, light travels in the form of waves। मतलब कहने का मतलब ये है कि light is made up of particles and particles are traveling in the form of waves। This is the point। Light is made up of photons and they are traveling in the form of waves. It has particle nature as well as wave nature. Some of the important features of electromagnetic radiation are: these are produced by the oscillation of electric charge and magnetic field on the atom. The electric and magnetic components are perpendicular to each other। जो लाइट है वो बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड उसमें कैरी करती है, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, perpendicular to the propagation of light, perpendicular to each other as well as to the propagation of light।
डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही होती, उसके भी परपेंडिकुलर होते, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। लाइट जो है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर से। द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे लैम्डा से, इसको न्यू से, इसको न्यू बार से, ये पता ही है आपको, चीजें आपने पढ़ी हैं। द एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये भी रिलेशन आपने पढ़ा होगा बच्चे, E is equal to h nu, that is energy of electromagnetic radiation is directly proportional to its frequency, nu इसको हम कहते हैं, is directly proportional to its frequency. Emission and absorption of radiation is a quantized process, ये 12th से पढ़ते आप आ रहे हैं। absorption या emission of light quantize होता है, occurs in fixed amount, जिनको हम कहते हैं photons. All types of radiation travel with the same velocity and no medium is required for propagation, that is they can travel through vacuum also. When visible light is passed through a prism, it is split into 7 colors corresponding to definite wavelength. ये जनरल बातें हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, वो भी बता दूंगा आपको, नो नीड टू टेक टेंशन। ये बच्चे, क्योंकि ये चीजें आपके कहीं ना कहीं जो आपका सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसेप्ट्स हैं उसमें ये यूज होंगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट किया गया, दैट इज व्हाई दीज हैव बीन एलैबोरेटेड हियर। अब ये चीजें आपने पढ़ी हैं बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स, ऐसे लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, आपको पता ही है, टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स, ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज द वेवलेंथ, इसको डिनोट करते लैम्डा से, इसको हम अगस्ट्रॉम में भी एक्सप्रेस कर सकते, और मिली माइक्रोन और नैनोमीटर ये इसके यूनिट्स हैं जिसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है बच्चे। विजिबल लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स वेव रेंजेस फ्रॉम 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम, विजिबल लाइट का रेंज बता रहा है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर वेव, 7 कलर्स हैं जैसे, हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होगी। वेव नंबर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, आपको पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। वेव किसको बोलते हैं आप? कंप्लीट बच्चे, ये वेव है कंप्लीट, दिस इज वन कंप्लीट वेव, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे, वन कंप्लीट वेव। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन साइकिल्स पर सेकंड और इन हर्ट्ज। एक मिनट बच्चे, मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, तो लेट मी कनेक्ट फर्स्ट। तो बच्चे ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, दीज वर द बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़े हैं, लेकिन चूंकि यहाँ यूज होने थे तो हमने इनके बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, ये हाइट बच्चे क्रेस्ट की, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एनर्जी, एनर्जी आप मैंने रिलेशन आपको दे दिया, E is equal to h nu, h is the Planck's constant, nu is the frequency of radiation। यूनिट्स एनर्जी के किलो कैलोरी पर मोल और किलो जॉल पर मोल, तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट फीचर्स दिए हैं, है ना, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
A radiation which consists of waves of one wavelength is called monochromatic radiation. A radiation which consists of waves of one wavelength, ऐसी रेडिएशन जिसमें एक ही वेवलेंथ की क्या बचे वेव्स हों, दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे, वेयर वी यूज, किसी को याद है? आप में से कोई बच्चा बोलेगा? एनी वन ऑफ यू? शाबाश बेटे, कोई बोलेगा आप में से? हाँ जी बोलिए, शाबाश। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में? कैलोरीमीटर में? कैलोरीमीटर में? और एक और जगह बच्चे आप को याद होगा, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें कंसेप्ट आता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का, और उसको बनाते कैसे हैं ये भी आता है कंसेप्ट। कैसे आता है पता है आपको? कौन सा प्रिज्म होता है जिसमें से जब हम नॉर्मल लाइट को पास करते हैं वी गेट मोनोक्रोमैटिक लाइट? निकोल्स प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिज्म होता है ना, है याद बच्चे? यस सर। हाँ, तो ये है। तो रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ वन वेवलेंथ को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। लाइट एज सच फ्रॉम सनलाइट consists of radiations of different wavelengths and we call it polychromatic radiation. When this light is passed through a prism, it splits into radiations of different wavelengths called dispersion. Dispersion of light phenomena. Phenomena का नाम हो गया dispersion. This pattern of radiation thus obtained is called spectrum. ये बच्चे कहता जब हम ऑर्डिनरी लाइट सनलाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is a continuous spectrum. Electromagnetic spectrum बच्चे क्या होता है? Continuous spectrum. इसमें कोई रेडिएशन आपकी मिस नहीं हुई होती है, आप देख ले। Similarly, the arrangement of all types of electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength. जितनी भी रेडिएशंस हैं, ये हमने बात की स्पेक्ट्रम की, तो हमने पास किया सॉरी इसमें प्रिज्म में से, तो लाइट को स्प्लिट किया, सनलाइट को, वी गॉट स्पेक्ट्रम। जितनी भी रेडिएशंस हैं जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज करते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अरेंज करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स। ये बच्चे हमने अरेंज किया। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूवी रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आपके सिलेबस में है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे बच्चे। ये अरेंज किया हुआ है बच्चे इनको in order of their increasing wavelength, in order of their increasing wavelength or in order of their decreasing frequency. ये बच्चे यूवी रीजन को यहां से उठाया है, देखें ये यूवी रीजन, और इसको फिर आगे फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। 100 से 400 तक इसका रेंज गया है बच्चे, यहाँ पे नैनोमीटर, 100 to 400 नैनोमीटर ये रेंज है इसका, और इसको डिवाइड किया हुआ देखिए डिफरेंट पार्ट्स में। वैक्यूम रीजन, शॉर्ट वेव्स, मिडल वेव्स, लॉन्ग वेव्स, ये डिफरेंट रीजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस भी हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा बच्चे कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वन इज एमिशन एंड द सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, when you heat the substance, what happens? उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं एंड वी गेट एक्साइटेड एटम्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एक्साइटेड वर्ड है ये बच्चे, एक्साइटेड एक्साइटेड यहाँ पे मिस स्पेल हुआ है। So atoms or molecules are excited when they absorb energy
बाय हीटिंग। जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, व्हाट हैपेंस, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड, या हम उनमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं। व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, उस केस में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड, मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, तो मतलब कैसे हुआ, हाउ द मॉलिक्यूल एक्साइटेड, हम मतलब इसका जो मीनिंग है वो क्या है, एटम एक्साइटेड, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल से, जैसे ये देखें, ये आपका न्यूक्लियस है बच्चे, दिस इज द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक्साइट होके हायर एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं जब आपने इसको हीट किया। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते, हायर एनर्जी स्टेट में आपको पता है एटम अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रहेगा नहीं, इट विल रिटर्न बैक, दीज इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, और जब ये रिटर्न बैक करते, दे emit द absorbed एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड वी गेट ए emission स्पेक्ट्रम। हमें क्या मिलता है बच्चे, emission स्पेक्ट्रम। जब हम इसको एनालाइज करते अंडर ए स्पेक्ट्रोस्कोप, वी गेट द emission स्पेक्ट्रम। emission स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अनलाइक द सन स्पेक्ट्रम, जैसे सन का स्पेक्ट्रम आपने स्टडी किया बच्चे, खासकर जैसे विजुअल रीजन आप स्टडी कर रहे हैं, व्हेन यू आर स्टडिंग द विजुअल रीजन, तो आपने देखा वहां पे कंटिन्यूटी है, ये आपने देखा बच्चे, ये देखो दिस इज कंटिन्यूटी, यहाँ देखिए ये वाला रीजन, देयर इज कंटिन्यूटी, कोई ब्रेक नहीं है, एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ, मिसिंग वेवलेंथ कोई नहीं है। लेकिन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रा होगा बच्चे, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, और वो हमें दिखेगा कैसे, वी विल सी इट इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस विद डार्क बैकग्राउंड, ये बच्चे दिख रहा है। जो ब्राइट लाइंस हैं ये वो वेवलेंथ्स हैं, ये वाले, ये बच्चे, ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये वो वेवलेंथ्स हैं जो उस एटम ने या मॉलिक्यूल ने एमिट की। बाकी देखें बीच में ब्लैक पैचेस हैं, मतलब यहां से लेके ऐसे यहां से लेके यहां तक चले, मतलब देयर इज नो एमिशन ऑफ वेवलेंथ इन दिस रीजन, इस रीजन में वेवलेंथ एमिशन नहीं हुआ, एक यहां हुआ एक यहां हुआ। जैसे सोडियम को ले लें आप बच्चे, सोडियम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ दो ही वेवलेंथ एमिट करता है, वो भी गैलो रीजन में, ओनली टू वेवलेंथ्स इन द गैलो रीजन। और एक और खास बात आपको बताते हैं यहाँ पे कि जिस रीजन में एटम रेडिएशन एमिट करता है उसी रीजन में वो एब्जॉर्ब करता है, ये इनकी खासियत होती है इन द सेम रीजन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्या हुआ बच्चे, कि जब आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया, किसी सब्सटेंस से एटम और मॉलिक्यूल आइदर बाय हीटिंग और बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज at low pressure, what happened, their electron go to the higher energy state, when they return back we get a spectrum which is called as emission spectrum, it consists of bright lines with dark background, ठीक है बच्चे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बच्चे इसका अपोजिट है, इसमें हम, एक मिनट, चलो इसमें आपने क्या देखा बच्चे, जो आपका ये वाला स्पेक्ट्रम है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें हम क्या करते हैं, वी पास continuous electromagnetic radiation say white light, continuous electromagnetic radiation say white light through vapors of element or solution of substance, white light को हम पास कर रहे थ्रू solution of substance, और जो लाइट यहां से बाहर निकल के आ रही हम उसको बच्चे ऑब्जर्व कर रहे, वी आर एनालाइजिंग दैट लाइट, व्हाट वी फाइंड, we find that the light which is coming out has some radiation missing, उसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिस हो रही है।
डार्क स्पेसिस है वहां पे, ये देखें बच्चे, ये बात हमने कॉन्टिन्यूस लाइट को पास किया टू द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, और जो लाइट इससे निकल के बाहर आई, जब उसको हमने प्रिज्म की मदद से एनालाइज किया, स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एनालाइज किया, व्हाट वी फाउंड, सम ऑफ द रेडिएशंस आर मिसिंग। वो रेडिएशंस कहां गए, कोई बता सकता है आप में से बच्चे? वेयर दोज रेडिएशंस हैज गॉन, जो मिस हो रही हैं, कोई बताएगा बच्चे? कहां गई वो? सोल्यूशन में सॉल्यूशन में अब्जॉर्ब हो जाएंगी। वेरी गुड, सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, एंड वी गेट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, देखिए दोनों डिसकंटिन्यूअस है बच्चे। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क बैंड्स इन द अदरवाइज, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस, नॉट डार्क बैंड्स, बैंड्स नहीं है, डार्क लाइंस। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था वो जिसमें डार्क लाइंस आई, एंड दीज डार्क लाइंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस नेचुरली उसमें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। So we have two type of spectra, one is emission and second is क्या बच्चे, absorption. We have two type of spectra, emission and absorption. एक बात यहाँ लिखी नहीं है, वो क्या है बच्चे, कि हमने इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रा स्टडी करना, विच स्पेक्ट्रा वी विल स्टडी। हम करेंगे बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वी विल बी स्टडिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग दिस ultraviolet spectroscopy, UV spectroscopy. So this technique of spectroscopy involves interaction between matter and electromagnetic radiation का interaction तो हर एक spectroscopy में होगा, ये तो जनरल टर्म हो गई। UV spectroscopy is also called electronic spectroscopy. ऐसा क्यों? Because in this spectroscopy absorption of light is due to excitation of electrons. इसमें जो absorption होता रेडिएशंस का, वो किसकी वजह से होता बच्चे? Excitation of electrons. That is why it is called as electronic spectroscopy. From ground state to the higher energy state, the electrons can be sigma, pi, non-bonding, etc. ठीक है? This is useful in predicting the number of conjugated double bonds. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का फायदा क्या है हमें बच्चे? ये हमें डबल बॉन्ड्स कितने हैं, उनका कंजुगेशन कितना है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। The extent of conjugation in the organic compound that can be identified with the help of UV spectroscopy. Visible and UV region का जो बच्चे रेंज है वो है 100 से 800 नैनोमीटर, इसमें से 100 to 400 नैनोमीटर यूवी रीजन है। ये यूवी और विजिबल का पूरा रेंज बताया मैंने, 100 से 800 नैनोमीटर, और उसमें से 100 to 400 नैनोमीटर किसका है बच्चे? यूवी रीजन का, ठीक है। तो जो यूवी रीजन है बच्चे उसको फर्दर डिवाइड किया है 100 to 200 फॉर यूवी रीजन, 200 to 400 नियर यूवी रीजन। मैं वापस जाता हूं, इसका मतलब क्या है देखें, इसका मतलब क्या है, ये देखें, ये है ना यूवी, ये आ गया आपका 100 to 200, ये बच्चे देखें, यहां से शुरू हुआ 100 to 200 और ये हो गया 200 to 400। हम कहते हैं फॉर यूवी रीजन इसको 100 to 200, फॉर मतलब किससे? विजिबल लाइट से, फॉर यूवी रीजन। और ये वाला बच्चे क्या आ गया? नियर यूवी रीजन। नियर किसके? विजिबल लाइट, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बिलो 200 नैनोमीटर ऑक्सीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद शायद हमारी मीटिंग भी खत्म हो जाए आज की, तो उसके बाद हम कल देखेंगे। 200 नैनोमीटर से नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यूवी रीजन में काम आना। 200 नैनोमीटर से नीचे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अगर कोई सब्सटेंस 200 नैनोमीटर से नीचे एब्जॉर्ब कर रहा है,
जैसे 150 पे, 175 पे, आप उसका एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, आप उसका यूवी स्पेक्ट्रोग्राफ देखना चाहते हैं, तो होगा क्या? अगर वहां पे ऑक्सीजन होगी वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, आपका जो स्पेक्ट्रम है वो सही नहीं आएगा। फिर क्या करते बच्चे? याद रखना, 200 से नीचे अगर यूवी स्पेक्ट्रम देखना हो, इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, फ्लशिंग द इंस्ट्रूमेंट विद नाइट्रोजन, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट में, एयर नहीं होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को फ्लश कर देना नाइट्रोजन से। लेकिन 150 से नीचे नाइट्रोजन भी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो 150 टू 200, ध्यान से सुनना बच्चे, 150 टू 200 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन करनी हो, we have to flush the instrument with nitrogen because oxygen start absorbing। और अगर 150 से नीचे, क्योंकि हमारा रीजन है 100 टू 400, 200 टू 400 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 150 से नीचे नाइट्रोजन स्टार्ट एब्जॉर्बिंग। अगर आपने 150 से नीचे स्पेक्ट्रा स्टडी करना है यूवी, तो आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, उसमें कोई गैस नहीं होनी चाहिए। इसलिए 150 से नीचे जो रीजन होता है इसको वैक्यूम रीजन भी कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैक्यूम रीजन। दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चे। तो आज के लिए आपको असाइनमेंट हम माफ करते हैं, कल देंगे, ठीक है? सारा प्रैक्टिकल था, कल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ना, तो उस पर असाइनमेंट देंगे आप।